जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना इस फैमिली पर। तो आज हम लोग फाइनली जो इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 और 4 को लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 1 और 2 को जो है दे दिए हैं, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जा करके। आज पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम को गंवाए चलते सीधा मुद्दे पे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो इसको हल करते हैं हम लोग, बहुत इजी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए एनसीईआरटी बुक निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्द में हम लोग बोल सकते हैं, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप में लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक एक कोमा तक यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ तक। एक्चुअल में होता क्या है, इस प्रणाली में लोग क्या करता था, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अब प्रश्न हो गया कि सर यहाँ प्रश्न और है, वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो वस्तु विनिमय में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित लिख के आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। पॉइंट जितना लिखिएगा उतना बेहतर रहेगा। यहाँ देखिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित है, आप लोग निम्नलिखित लगा दीजिएगा। पहला लिखिएगा, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। ठीक है, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव क्या होता है, यहाँ पे देखिए। कभी कभी क्या होता था, यहाँ कह रहा है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव वस्तु विनिमय प्रणाली की यह प्रमुख कठिनाई है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए। ऐसा जरूरी नहीं होता था, जैसे मान लीजिए किसी को चावल की जरूरत है, किसी को गेहूं की जरूरत है, तो गेहूं वाले को चावल चाहिए, चावल वाले को गेहूं चाहिए। ऐसा खोजने में जो है ना कठिनाई होता था। तो यही हो गया आवश्यकता के दोहरे संयोग का। पॉइंट टू पॉइंट एकदम लिखते जाइए। दूसरा है यहाँ मूल्य के समान मापक का अभाव। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता था, आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता था, यहाँ पे देखिए कह रहा विनिमय प्रणाली दूसरी बड़ी कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी बड़ी कठिनाई था। कठिनाई क्या था प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए कह रहे मूल्य के मापने से संबंधित थी। ऐसा कोई सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक ठीक प्रकार से मापा जा सके। उदाहरण के लिए एक सेर चावल के बदले कितना घी दिया जाए, या एक गाय के बदले कितनी बकरी दी जाए, ये सब जो है ना कोई भी फिक्स नहीं था। तो ये मूल्य के मापन का भी क्या था, एक प्रकार से बोल सकते हैं मूल्य के सामान्य मापन का भी अभाव था। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है, मूल्य संचय का अभाव। इसका मतलब क्या होता है, कह रहा वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा थी। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता था जो शीघ्र नष्ट हो जाती थी। ऐसे शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तु जैसे कि मछली, सब्जी, ये सब जो था ना संचय नहीं कर सकते थे, उसको एकत्रित नहीं कर सकते। पांचवा इसकी कठिनाई क्या था, स्व-विभाजन का अभाव। यहाँ देखिए क्या समझते इससे कह रहा है कुछ वस्तुएं ऐसी होती थी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। यदि उसका विभाजन किया जाए तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाई उस समय होती थी जब एक गाय के बदले 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी, तो वे वस्तुएं अलग अलग व्यक्ति के पास थी। कर जब ऐसा कुछ हो तो वहां पे नहीं कर सकते थे। 4 को यहाँ पे। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, भविष्य के भुगतान की कठिनाई था। तो कह रहा वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाई होती थी। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 वर्ष के लिए एक गाय उधार लेता है, और इस अवधि में बीते हुए वह क्या कर रहा है, वह गाय को लौटा देता है। लेकिन इन 2 वर्षों के अंतर उधार लेने वाला व्यक्ति गाय का दूध पीता है तथा उसके गोबर का जलावन में उपयोग करता है। ठीक है, इस तरह उधार जो लेने वाले व्यक्ति हैं, देने वाले व्यक्ति हैं, वो खत्म हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार से कठिनाई हो गया कि भविष्य के भुगतान में कठिनाई। और छठा जो हो जाएगा मूल्य हस्तांतरण की समस्या। ये भी प्यारे बच्चों उनमें से एक समस्या था। देखिए करा वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण में कठिनाई होती थी। कठिनाई उस समय अधिक यानी बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में बसना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति छोड़कर जाना पड़ता था, कि उसको बेचना क्या होता था, कठिन हो जाता था। तो ये एक प्रकार से क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयां। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
इसको एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या था। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पे देखते हैं मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले समझते हैं मुद्रा क्या है। यहाँ पे देखिए मुद्रा क्या है। तो अलग अलग वैज्ञानिक जो है ना अलग अलग इसको बताया गया है। प्रोफेसर हार्टलेबिट्स्की ने बताया कि मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करता है। तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम लोग जो जो है ना जानते। बहुत सारे अर्थशास्त्री आया जैसे कि, और यहाँ पे देखो लिखा है कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाता है। ये भी बोला किसी ने, बहुत सारे प्रकार के बोला। तो छोड़िए उसको, जो भी एक लिख लीजिएगा, मुद्रा पूछेगा तो देखा जाएगा। यहाँ पर प्रश्न है कि मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालना है। तो देखिए मुद्रा का विकास कैसे कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें वस्तु का क्या होता था, लेन देन होता था, आदान प्रदान होता था। एक लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा मुद्रा, वस्तु मुद्रा। तो इसमें क्या हुआ कि प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा घोषित कर लेता था और उसी से जो, जैसे कि मान लिया जाए शिकारी युग में खाल चमड़ा, पशु युग में कोई पशु जैसे गाय बकरी ये सब, कपास, इस प्रकार से एक मुद्रा को, वस्तु एक मुद्रा घोषित कर लेता था। तीसरा जब आया मुद्रा का विकास और बढ़ा तो धात्विक मुद्रा हुआ। वस्तु द्वारा विनिमय करने में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। अब धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा, जैसे पीतल सोना चांदी का करने लगा। सिक्का आया, फिर धातु मुद्रा के प्रयोग में धीरे धीरे कुछ कठिनाई होने लगा और उसके बाद क्या हुआ, सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पे स्पष्ट रूप से सिक्का उक्का दिख रहा है। उसके बाद और विकास हुआ, इसका विकास होते गया धीरे धीरे क्या बना, फिर शाख मुद्रा बना। यहाँ पे देखिए अब सिक्का मुद्रा 5 नंबर में पड़े, फिर शाख मुद्रा बना। कर आर्थिक विकास के शाख मुद्रा भी, कर मुद्रा भी हाँ उपयोग होने लगा। आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के शाख मुद्रा कहलाते हैं। जहाँ देखिए यहाँ पे ये सब जितना है ना शाख मुद्रा है, ये सब शाख मुद्रा है। फिर बच्चों 6 गो हो गया। उसके बाद जो है यहीं तक था मुद्रा का विकास, ये लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा हमारा प्रश्न है एटीएम क्या है। तो एटीएम आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे मान लिया जो नहीं लिखे तो एटीएम एक प्रकार का स्वचालित मशीन है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, अगर जब मन करे ना हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एटीएम जो है, एटीएम एक स्वचालित मशीन है, जो 24 घंटे पैसे निकालने का कार्य करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। यह एक प्रकार का मशीन है कि जो कि 24 घंटा जो है ना पैसे निकालने का काम करता है। किसी भी परिस्थिति में आप वहां पे जाइए, वो एटीएम कार्ड लेके आप उसके बारे में इतना ही लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चौथा नंबर जो प्रश्न है, मुद्रा से लाभ को लिखिए। तो मुद्रा से बहुत सारे लाभ हैं, तो इसमें पॉइंट बना के आप लोग लिख लीजिएगा। मुद्रा के जो लाभ है मुद्रा से, तो इसको पॉइंट बना के प्यारे बच्चों लिख दीजिएगा। जैसे कि मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है, उसके बाद मुद्रा से उत्पादन को लाभ है, मुद्रा और शाख वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कठिनाई था उसका निराकरण हुआ, मुद्रा और पूंजी की तरलता हुआ, मुद्रा और पूंजी का गतिशीलता, मुद्रा और पूंजी निर्माण, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग, मुद्रा और आर्थिक प्रगति, मुद्रा और सामाजिक। तो इसमें से 4-5 को भी लिख के उसको डिटेल में कर लीजिएगा तो काफी है। अगर जब पॉइंट लिखिएगा तो 2 नंबर के लिए ये मुद्रा से जो लाभ है ना, पॉइंट याद रखना है। पॉइंट याद करके उसको अपने मन से विस्तार कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद मुद्रा हो गया, शाख क्या है फिर यहाँ देखिए। शाख का मतलब हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हम लिखे रखे हैं। देखिए शाख का शाब्दिक अर्थ विश्वास या भरोसा होता है। बैंक में इसका अर्थ पैसों के लेन देन और निश्चित समय पर चुका देना है, ठीक है। और कह रहा है इससे बैंक और ग्राहक के बीच का संबंध बनता है और उस ग्राहक जब भी पैसा की जरूरत पड़ता है तो पैसा देता है। ये शाख मजबूत होता है, ठीक है मेरे बच्चों।
तो ये बहुत आसान है, इस साख का मतलब विश्वास से भरोसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि व्यवसायिक बैंक के कार्य को लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ पर देखिए आराम से लिख सकते हैं, व्यवसायिक बैंक के कार्य को लिखे, तो हम लोग लिखेंगे व्यवसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य। विस्तार से बोलेगा तो विस्तार से 2 नंबर वाला में बोलेगा तो पॉइंट लिख देंगे। जमा राशि को स्वीकार करना पहला काम है, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य है और एजेंसी संबंधी, ये 4 कार्य जो है इंपॉर्टेंट है व्यवसायिक बैंक का। तो ये चारों कार्य आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सहकारिता से आप क्या समझते हैं, तो स्वयं सहायता समूह। तो स्वयं सहायता समूह आराम से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। कह रहा स्वयं सहायता समूह 15 से 20 महिलाओं की एक संगठन होती है जो बैंक से लोन लेकर एक व्यवसाय के शुरू करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं तथा बैंक से लिए लोन को वापस भी करते हैं, तब उसे उस व्यवसाय में लाभ होता है। बिल्कुल ये भी सही है आपका, ठीक है। तो आप ये लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी आंसर हम ये करके रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कह रहा हमारे देश की वे संस्थाएं और सभी संस्थाएं जो कि उद्यम और व्यवसाय के लिए आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे हम लोग वित्तीय संस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसानों को, यहाँ पे देख लीजिए, किसानों को ऋण अथवा साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसानों की खेती जब अधिक वर्षा और अधिक सुखाड़ के कारण जब उसकी फसल की क्षति हो जाता है, हालांकि वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और खाने इतना भी अनाज प्राप्त नहीं होता है, या फिर खाने के इतना तो अनाज है लेकिन बचाने लायक नहीं रहता है, तो जिसके कारण से अगली बार खेती करने में कठिनाई होती है। तब वह गांव के साहूकार, महाजन या फिर बैंक बोल सकते हैं, बैंक से वो ऋण लेते हैं। तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कृषि संबंधित कार्य के लिए किसान ऋण लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कर लिए गए हैं कि कितने प्रकार के जमा राशि को जो है ना स्वीकार करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्यावसायिक बैंक द्वारा कितने प्रकार के, यहाँ देखिए, तो हम लोग बोलेंगे व्यावसायिक बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। पहला हो जाएगा अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा और आवर्ती जमा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण, कौन कौन से ऋण प्रदान करते हैं, ये भी पूछता है। तो हम बोलेंगे, इसमें लिख देना है अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, बहुत कम समय के लिए ऋण देता है, फिर ले लेता है। नगद साख है, अधिविकर्ष, उसके बाद है विनिमय बिलों को भुगतान, ऋण एवं अग्नि, ये सारे के ऋण, ये प्रकार के जो है ना ऋण दिया जाता है व्यावसायिक बैंक द्वारा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर था प्यारे बच्चों, इसको जो है ना आप लोग जरूर हल कीजिएगा। और इसमें से एक प्रश्न ये भी आते हैं कि व्यावसायिक बैंक द्वारा ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं जो है ना प्रदान की जाती हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यात्री चेक एवं साख पत्र जारी करता है, वो लॉकर की सुविधा उपलब्ध करता है, एटीएम एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा, और व्यापारिक सूचनाएं एवं आंकड़े एकत्रीकरण, ये सारे के सारे ये सुविधा देता व्यावसायिक बैंक। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और आगे जो है ना आगे का चैप्टर जो भी होगा उसको हम क्लियर करके इसमें देने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।